स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से अपने 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसमें मैं आपको जो एमसीक्यूज बताऊंगा वो आपके चैप्टर के टॉपिक वाइज रहेंगे, यानी कि चैप्टर आपका जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से लेकर के लास्ट तक रहेंगे। इस चैप्टर में टोटल हम लोग 100 एमसीक्यूज कवर करेंगे, जिसमें से आज की वीडियो में आप जानेंगे 15 एमसीक्यूज। और इसमें जो रहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि टॉपिक वाइज रहेंगे। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप एमसीक्यू की सीट लेकर के या फिर कह सकते हैं ओएमआर शीट लेकर के आप बैठ सकते हैं और अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि कितना आपने टॉपिक वाइज कितनी चीजें को प्रिपेयर किया है। इसके अलावा अगर आप चैप्टर को नहीं पढ़े हुए तो आप अपनी रफ कॉपी लेकर के बैठ जाइए और जो जो चीजें मैं आपको बताते चल रहा हूं उसको आप नोट डाउन करिए, क्वेश्चन को भी नोट डाउन करिए। फिर इसके बाद आप चैप्टर पढ़ करके उसको अच्छे से समझ सकते हैं और चाहे तो आप इसको आगे भी अपना फॉलो अप कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि क्या रहेगा, आपका टॉपिक वाइज कवर होता रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि कोई भी जो लास्ट के टॉपिक हैं उसके क्वेश्चन पहले आ गए, जो पहला टॉपिक था उसके क्वेश्चन लास्ट में चले गए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपको शुरुआत के जो टॉपिक्स हैं वहां से लेकर के पहले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, फिर लास्ट के टॉपिक तक के आपके लास्ट के क्वेश्चन जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हुई थी उसमें क्या हुआ था कि जब हमारे कुछ क्वेश्चंस आ गए उसके बाद पता चला कि सीबीएसई ने अपना नया टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस निकाला, जिसमें टर्म 1 के सिलेबस में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है वो टर्म 2 के सिलेबस में है। तो इससे क्या हुआ कि हमको उस सीरीज को वहीं पर रोकना पड़ गया और इसके बाद उसमें ये था कि वो जो टर्म 2 के सिलेबस में हो गया, तो जिसके वजह से क्या हुआ कि उसमें एमसीक्यू बनाने का कोई भी मतलब नहीं निकल रहा था। ये आप समझ रहे होंगे, तो इसलिए हम लोग उसको वहीं पर रोक दिए और इसके बाद हम लोग अब यहाँ से चल रहे हैं इस नए सीरीज के साथ, जिसमें हम लोग लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर है। इसके बाद के जो अगले चैप्टर है, 2 चैप्टर आप जान रहे हैं फिजिक्स सेक्शन से कवर होने वाले हैं टर्म 1 के सिलेबस में। तो अगले चैप्टर के भी हम लोग 100 एमसीक्यूज को कवर करेंगे, उसमें भी आप आगे देखते रहेंगे कैसी कैसी चीजें रहने वाली हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज की वीडियो से स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उससे पहले। जो थ्योरी के क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, उसको ध्यान में रख करके उसको याद कर लीजिएगा और न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं उनको 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप चैप्टर पढ़े हुए हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप चैप्टर नहीं पढ़े हुए हैं तो उसको आप अच्छे से समझ के 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगली जो आने वाली वीडियो रहेगी इसकी सीरीज की, वो 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 2 से 3 दिन में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज पैरेलल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या पैरेलल है एंगल ऑफ इंसिडेंस के, एंगल ऑफ इंसिडेंस के क्या पैरेलल है। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपके। ऑप्शन पहला दे रखा है यस, दूसरा ऑप्शन दे रखा है नो, तीसरा ऑप्शन है कि समटाइम्स और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अदर्स। तो अब इसमें नन ऑफ द अबव दे रखा है, तो आप इसमें सोचिए विचारिए, एक बार आप खुद टाइम लेकर के देखिए कि आप इस क्वेश्चन को क्या आपको समझ में आ रहा है कि क्या क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, कि आपको इसका आंसर पता है। अगर इसका आंसर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या है, मैं फिर से एक बार आपको बताता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ आपसे गलती हो रही, कहाँ आपसे गलती नहीं हो पाई। आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से कैच कर लिया और समझ गए आप। देखिए क्वेश्चन में क्या है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या ऐसा कहा गया कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज पैरेलल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ऐसा जो कि नहीं कहा गया है, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो इक्वल है एंगल ऑफ इंसिडेंस के, ना कि पैरेलल है। तो सीधे से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन नो। क्लियर, अगर आपका आंसर नो था तो बहुत अच्छी बात है, आप सही आपने किया है, आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं वहां पर अगर आपने गलत किया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, असर्शन और रीजन का। क्योंकि आप जान रहे हैं आपके स्कूल में भी आपको बताया गया होगा कि असर्शन और रीजन के भी क्वेश्चंस आप में आपके एमसीक्यूज फॉर्मेट में रहेंगे, तो उसको भी यहाँ पर मैंने रखा हुआ हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो असर्शन है उसमें क्या दे रखा है कि लाइट डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडिया। जो लाइट है वो ट्रेवल नहीं करती इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडिया। अब इसका रीजन क्या देखिए दे रखा है, रीजन दे रखा है कि द स्पेस ऑफ द लाइट डज नॉट चेंज, द स्पेस ऑफ द लाइट डज नॉट चेंज एज इट इंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर।
तो ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या होता है? तो अब इसके देखिए इनके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, इनको आपको देखना है। देखिए ऑप्शंस सबसे पहले क्या है, असर्शन रीजन के ऐसे ही ऑप्शन आपको हर असर्शन रीजन में मिलेंगे। बहुत होगा इसमें, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, पर आपको हर असर्शन रीजन के ऑप्शंस को पढ़ने होंगे, क्योंकि कई बार ऑप्शंस को ऊपर नीचे किया जाता है। मैक्स ऑफ द टाइम क्या रहते हैं, असर्शन रीजन के ऑप्शन एक जैसे रहते हैं, पर कई बार उसको ऊपर नीचे कर दिया जाता है जिससे आंसर गलत हो वहां पर बच्चों का। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन देख लीजिए क्या है कि बोथ ए एंड आर, ए एंड आर यानी का मतलब क्या है, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर थर्ड ऑप्शन आपका क्या दे रखा है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट ट्रू, फॉल्स है। ठीक है, फिर फोर्थ ऑप्शन आपका क्या दे रखा है कि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, असर्शन फॉल्स है पर रीजन ट्रू है। अब इसमें आप टाइम लेकर के आप सोच सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए सुटेबल रहेगा। आप असर्शन और रीजन दोनों आपके सामने है, आप बता सकते हैं। एक बार ना हो तो मैं फिर आपको बता देता हूं कि असर्शन में क्या कहा है और रीजन में क्या चीज कही गई है। कि असर्शन में कहा गया कि लाइट डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडिया। जो लाइट है वो डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। क्या ऐसा होता है? एक बार आप खुद एज्यूम करके देखिए कि जो लाइट की जो डायरेक्शन है वो क्या चेंज होती है ऑल मीडिया में। फिर दूसरा रीजन क्या दे रखा है इस असर्शन के बेसिस पे कि द स्पीड ऑफ लाइट क्या था, स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। क्या ऐसा हो रहा है, कैसा चीजें हैं? तो अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, इज इट पॉसिबल दैट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज इफ वी यूज स्पेरिकल मिरर इंस्टेड ऑफ ए प्लेन मिरर। अगर देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अगर हम लोग क्या करें कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बेसिस पे स्पेरिकल मिरर की जगह प्लेन मिरर को यूज करें तो क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या चेंज हो जाएगा? तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन है यस, चेंज हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है नो, चेंज नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव एंड फोर्थ ऑप्शन है डिपेंड्स ऑन कंडीशन, यानी कि कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो आप इसमें आप कुछ टाइम लेकर के सोच सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप सोच सकते हैं कि क्या ऑप्शन सही रहेगा। अगर आप चैप्टर को पढ़े हुए हैं तो आप ज़रूर टाइम दीजिए। अगर आप चैप्टर को नहीं पढ़े हुए हैं तो आप चीज़ें यहाँ पर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात इसमें क्या कह रहा है कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को चेंज करने की बात कह रहा है। तो देखिए कोई भी ये पूरा चैप्टर ही आपका किस पे, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पर है, और इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ही चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ इसमें डालने से या कोई भी चीज़ स्पेरिकल मिरर की जगह प्लेन मिरर यूज़ कर लेंगे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा, नो चेंज। अगर आप स्पेरिकल मिरर यूज़ करें या फिर आप प्लेन मिरर यूज़ करें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कोई भी चेंज आने वाला नहीं हो, दोनों के लिए सेम वही वर्क करता रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर इज ए पॉइंट कॉल्ड द पोल। अब ये क्या था, असर्शन था। ये क्या था, हमारा असर्शन था। अब असर्शन का रीजन सुन लीजिए। रीजन क्या दे रखा है कि कॉनकेव मिरर, ए कॉनकेव मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर। यानी कि अब देखिए असर्शन एक बार फिर से आप समझिए कि असर्शन क्या कहना चाह रहा है कि द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर है ऑफ ए स्पेरिकल मिरर का, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि पोल कहते हैं, इज कॉल्ड पोल। अब रीजन क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है कि द कॉनकेव मिरर, जो कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं मिरर में। ठीक है, अब इसके देखिए क्या क्या आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहने वाला है। आपने असर्शन जान लिया, रीजन जान लिया। अब आपको क्या लगता है कि असर्शन सही है कि गलत है? अब आप ऑप्शन के बेसिस पे आप अपना ऑप्शंस को चुन सकते हैं कि आपके असर्शन में क्या बात कही गई और रीजन में आपकी क्या बात की गई। जो बच्चों को चैप्टर पढ़े हुए हैं मैं फिर से बताना चाहूँगा, उनको पता चल गया होगा। नहीं पता चला है तो मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है कि असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन।
जिनको पता है वो कुछ टाइम लेकर के अगर आप लेना चाहें तो मिनिमम 1 मिनट का ही टाइम आप लीजिएगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर आप 1 मिनट में क्वेश्चन को क्रैक कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप फिर से क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए और या फिर आप फिर से थ्योरी को रिवाइज करिएगा, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन आपका क्या क्या दे रखा था, आपने जाना कि क्या आपका असर्शन था, क्या आपका रीज़न था। तो देखिए इसमें आपका जो सही जो आपका ऑप्शन रहेगा वो क्या रहने वाला है कि असर्शन जो है आपका ट्रू है, बट जो आपका रीज़न है वो क्या है, इनकरेक्ट है। क्योंकि इसमें देखिए क्या चीज़ें कह रखी हैं। इसमें सबसे पहले आपका जो असर्शन दे रखा है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज ए पॉइंट कॉल्ड द पोल। ये तो सही बात है, किसी भी आप देखेंगे जो मिरर है उसमें जो आपका पोल है वो क्या रहता है, आपके सेंटर पर रहता है। पर जो कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑल्सो कॉल्ड पोल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फोकस देखते हैं जब कोई भी मिरर का फॉर्मेशन होता है, या फिर कॉनकेव मिरर की बात कर लीजिए या कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लीजिए, पोल के बाद फोकस आता है, फोकस के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है। जो पूरा स्फीयर रहता है उसका सेंटर जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है, न कि मिरर का, ठीक है। तो इस केस में आपका ये जो है रीजन वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, और असर्शन तो आपका सही था, उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं थी। तो देखिए असर्शन रीजन हमेशा आपको तभी आप करेक्ट कर पाएंगे जब आपको थ्योरी अच्छे से पता रहेगी, या फिर जो भी लॉस के बेसिस पर अगर बात हो रही तो आपको लॉज अच्छे से पता है कि लॉस किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन में देखते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का क्या नेचर होता है। सबसे पहला ऑप्शन है सेम साइज रहता है उसका इमेज का नेचर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है वर्चुअल रहता है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है इनलार्ज रहता है, और चौथा ऑप्शन दे रखा है रियल रहता है। कि प्लेन मिरर में जो नेचर ऑफ इमेज होता है वो कैसा होता है ये आपको बताना है। अगर आपको पता है तो आप कुछ टाइम लेकर के भी आप इसको बता सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें देखिए कई बार क्या होगा कि जो ऑप्शंस में आप फंस सकते हैं। कि देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है सेम साइज वर्चुअल इनलार्ज रियल। अब जिनको नहीं पता है तो वो एज अ गेस कर सकते हैं कि सेम साइज का हो सकता है, क्योंकि प्लेन मिरर की बात हो रही है, ठीक है। प्लेन मिरर में ऐसा लगता है कि सेम साइज का हो सकता है, पर यहाँ पर बात देखिए नेचर की जा रही है। जब बात नेचर की जाती है तो इसमें बात आती है सिर्फ दो चीज़ों की, एक आती है रियल की, एक आती है वर्चुअल की। और फिर जब हम लोग प्लेन मिरर की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर सिर्फ बात आ जाएगी वर्चुअल इमेज। यानी कि प्लेन मिरर में हमेशा कैसा इमेज का फॉर्मेशन, या फिर कह सकते हैं हम इमेज की जो नेचर है वो कैसा रहने वाला है, वर्चुअल रहने वाला है। जो भी आप प्लेन मिरर के सामने जब आप, जैसे आपका जो सेम जो मिरर है जिसमें आप अपना हमेशा चेहरा देखते हैं वो कैसा है, प्लेन मिरर है, और वो कैसा हमेशा वर्चुअल फॉर्म करता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए क्या, इन विच डिवाइस कॉनकेव मिरर आर यूजेज। देखिए मिरर के बेसिस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस डिवाइस में कैसे मिरर यूज हो रहे हैं। देखिए इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मैंने आपको आपके सामने रखे हैं वो डायरेक्ट भी आपसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि थोड़े बहुत इसमें माइन्यूट चेंजेस किए जाएं, ठीक है। किसी में यस, किसी में नो, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए क्या है इसके ऑप्शंस, आप सुन लीजिए। सबसे पहला ऑप्शन है हेडलाइट ऑफ द कार, दूसरा ऑप्शन है रियर व्यू मिरर ऑफ द कार, तीसरा ऑप्शन है पार्किंग लॉट्स, और चौथा ऑप्शन है स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर्स, ठीक है। तो ऑप्शंस आपने देख लिए कि क्या क्या ऑप्शंस आपके सामने थे। तो इसमें सही ऑप्शन क्या रहने वाला, देखिए सही करेक्ट आंसर क्या रहता है। करेक्ट आंसर आपका इसमें देखिए कौन कौन सा हो सकता है, आपको ऐसा लगेगा कि कौन कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। इसमें देखिए दिया है कि हेडलाइट ऑफ द कार, पार्किंग लॉट, स्ट्रीट लाइट ऑफ द रिफ्लेक्टर। देखिए इसमें सारी चीज़ें किसकी तरफ, इसमें दो मिरर्स हैं, आप जान रहे हैं कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। किसकी बात यहाँ पर करनी है, कॉनकेव मिरर की बात करनी है। तो कॉनकेव मिरर में कौन सी ऐसी डिवाइस है जो यूज़ हो रही है, ठीक है। तो इसमें आपके सामने है कि रियर व्यू मिरर ऑफ द कार। जो रियर व्यू मिरर ऑफ द कार है ये कॉनकेव मिरर का सही एग्जाम्पल है। बाकी जो एग्जाम्पल है आपके सामने हेडलाइट का, पार्किंग लॉट का, और साथ ही साथ जो आपका दूसरा ऑप्शन है स्ट्रीट लाइट का, ये जो सारे ऑप्शन ये आपके कॉन्वेक्स मिरर के, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के सारे ऑप्शंस हैं। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को आपको अच्छे से समझाने के लिए हमको बोर्ड की जरूरत थी, जिससे आपको समझने में आसानी हो सके, तो इसलिए हम लोग बोर्ड पर आ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि व्हेन अ कॉनकेव मिरर इज टू बी यूज्ड एज अ सेविंग मिरर। कॉनकेव मिरर को जो हम लोग एज अ सेविंग मिरर यूज करते हैं, देन व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन वहां पर रहती है।
सेविंग मिरर के केस में। देखिए आपको 2-3 चीज़ें इस क्वेश्चन में सबसे पहले पॉइंट आउट करनी है कि किस मिरर की बात हो रही है। तो सबसे पहले इसमें आपने देखा, गौर किया कि इसमें बात हो रही है कॉन्केव मिरर की। अब किस लिए यूज़ हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है सेविंग मिरर के लिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि सेविंग मिरर एक दूसरा पॉइंट बनता है। तीसरा कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा इसमें जा रहा है कि व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन रहने वाली है। अब इसके बाद आप देखिए कि आपके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं कि किस ऑप्शन के बेसिस पर आप इसको यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं अपने आंसर को। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है कि आपका बिहाइंड सी एंड एफ, बिहाइंड सी एंड एफ यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। दूसरा ऑप्शन दे रखा है एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, या फिर तीसरा ऑप्शन आपके सामने है बियॉन्ड सी। ठीक है, फिर चौथा आपका ऑप्शन है कि बिटवीन पी एंड एफ यानी कि पोल एंड फोकस। तो अब इसमें आपने देखा कि आपका कॉन्केव मिरर है, स्फेरिकल, आपको स्फेरिकल मिरर रहे की बात हो रही है यहाँ पर, और साथ ही साथ इसमें जो बात हो रही है वो किसके लिए यूज करने के लिए हो रही है, सेविंग मिरर। तो आप ये जान रहे हैं कि जब भी सेविंग मिरर कोई भी पर्सन यूज करेगा तो वो क्या रहेगा, सेविंग मिरर के पास रहेगा। तो इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में सबसे पहली चीज जो रहेगी वो कैसा, जो इमेज का जो नेचर कैसा रहेगा, ये वर्चुअल रहेगा। इस बात को आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब आप प्लेन मिरर यूज कर रहे हैं या फिर स्पेरिकल मिरर यूज कर रहे हैं उसमें कैसा रहने वाला है, वर्चुअल रहने वाला है। तो सेविंग मिरर के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर वर्चुअल इमेज बन रहा है। और आप ये अच्छी तरीके से जान रहे हैं अगर आपने चैप्टर को पढ़ा हुआ है या फिर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखा है कि इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है। काफी आसान सिस्टम में मैंने उसको आपको समझाने की कोशिश की किस तरीके से सारा परफॉर्म हो रहा है। उसमें कॉन्केव मिरर के केस में, कॉन्केव मिरर के केस में सिर्फ एक ऐसा एक्सेप्शन था जिसमें जो इमेज था वो कैसा बन रहा था, इमेज की जो नेचर थी वो कैसा आ रहा था, आपका वर्चुअल बन रहा था। तो अब इस केस में वर्चुअल बन रहा था, ये आपने पकड़ लिया कि जो ये कहाँ से आपने जाना कि हमको सेविंग मिरर यूज हो रहा है, यहाँ से हमने जाना कि वर्चुअल। जब वर्चुअल की बात आ गई तो आपने ये चीज़, एक चीज़ और आपके माइंड में आ गई कि जो ऑब्जेक्ट की जो साइज़ है उससे बड़ी बन रही है जो आपकी इमेज की साइज़ है, क्योंकि आप जो इमेज देखना चाह रहे हैं वो कैसे आपको बिगर दिख रही है। तो ये केस हो गया। दो चीजें आपने जब पकड़ ली तो आपको ये पता चल गया कि ये कॉन्केव मिरर के एक्सेप्शन यानी कि लास्ट केस की बात हो रही है। और लास्ट केस में क्या होता है, लास्ट केस में जब भी आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहता है, पोल और फोकस, यानी पोल और फोकस के बीच में जब आपका ऑब्जेक्ट रहता है तब ये केस परफॉर्म होता है जिसमें आपका वर्चुअल इमेज बनता है। लेट सपोज मैं आपको समझा देता हूँ आपको। लेट सपोज ये क्या हो गया, आपका कॉन्केव मिरर हो गया, ये आपका कॉन्केव मिरर हो गई, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। यहाँ पर आपका क्या आ गया, पोल आ गया, यहाँ पर आपका आ गया फोकस, और ये आपका क्या आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि हम लोग कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं तो सारी चीज़ें आपकी इस तरफ रहेंगी, आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या रहेगा आपका, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका रखा जाएगा हमेशा कहाँ पर रखा जाएगा, पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा, क्योंकि आप क्या यूज कर रहे हैं, सेविंग मिरर यूज कर रहे हैं जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो जाहिर सी बात है मिरर के पास ही रहेगा जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ऑब्जेक्ट को जब हम लोग यहाँ पर रखते हैं, जो ऑब्जेक्ट को लेट सपोज यहाँ पर रख दिया, इसका ए और बी नाम रख दिया, तो इसमें कोई भी रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से आ रही है और पोल से होकर के क्या कर रही है, गुजर जा रही है। यहाँ से इंसिडेंट रे है, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे चली गई। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या बन रहा है, इस तरीके से पॉइंट जा रहा है, इस तरीके से जो रिफ्लेक्शन इसका हो रहा है ये किस तरह हो रहा है, वर्चुअली होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो इमेज का जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, वर्चुअल रहेगा। इन लार्ज इसका इमेज बनेगा। ठीक है, इन लार्ज इमेज बनेगा। अब वो कैसे बनेगा इसको आप देखिए। लेट सपोज इधर से रे ऑफ लाइट आई, इधर चली गई। आप जान रहे हैं कि कोई भी जब तक दो रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट नहीं करेगी तब तक इमेज का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि इधर से एक रे ऑफ लाइट आई, एक रे ऑफ लाइट इधर से आती है, इधर से आ गई, मान लीजिए इस तरीके से रे ऑफ लाइट आती है, इधर चली जाती है और क्या होती है, यहाँ पर टकरा करके वापस यहीं से लौट गई। अब यहाँ पर टकरा करके वापस यहीं से लौट गई तो इसका भी जो पॉइंट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनता हुआ जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या कर लिए, ए डैश और बी डैश नाम रख दिए इसके इमेज का। तो अब आप देख रहे हैं कि जो इसकी इमेज है वो क्या है, ऑब्जेक्ट से बिगर है, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट से बिगर नहीं होगी तब तक उसको जो भी सेविंग करने आया है जो पर्सन, उसको क्लियरली विजिबल नहीं होगा। तो विजिबल करने के लिए वो क्या करेगा, मिरर के पास आता जाएगा और उसकी जो साइज रहेगी वो बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि जब भी जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, फोकस और पोल के बीच में रहेगा। ठीक है, इसलिए ये आपका ऑप्शन सही होता है, बाकी जो ऑप्शन आपके रहते हैं वो रॉन्ग हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर।
अगला क्वेश्चन जो है हम उसको देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रखा है कि द इमेज ऑफ ए पेन, एक पेन की इमेज है, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मिरर इज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो देखिए इसमें आपको, अब क्वेश्चन को आप पढ़ लिए, अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसमें देखिए कि क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी, क्या चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। ठीक है, जो आपके एमसीक्यूज रहेंगे वो तो मैं आपको बताते चलूँगा। इसमें जो आपके जो चैप्टर्स हैं, जो आपके फिजिक्स के जो चैप्टर्स हैं, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, पर इसमें जो क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस पर बन सकते थे उसको मैंने अपने हिसाब से उसमें इंक्लूड किया। वो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंने डायरेक्ट पुटअप किए हुए हैं और जहाँ पर जो बने हुए हैं उनको तो आप नहीं समझ पाएंगे किस तरीके से उसको रखा गया है। पर अगर आप पढ़ते रहेंगे एनसीईआरटी की लाइन से भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप वहाँ पर समझ जाएंगे। मैं आपको बता दूंगा कि कहीं पर लाइन्स है, कहीं पर मैं भूल भी सकता हूँ, ना बता पाऊँ आपको। पर ये चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जब आपका टर्म 2 के जो आपकी जो जब प्रिपरेशन होगी, जब वहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस बताऊँगा तो वहाँ पर भी मैं आपको एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस रखूँगा जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कुछ इसी तरीके से मैं आपको उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से आप उसको आसानी से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी हैं इसको आप जान लीजिए। सबसे पहले जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो इसमें बताया जाता है कि पेन की इमेज प्लेस्ड है एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर इमेज इमेज की डिस्टेंस दे रखी है। तो इसको पहले इरेज कर लेते हैं। तो इमेज की डिस्टेंस आपको दे रखी है कितना, 30 सेंटीमीटर। और इसमें किसकी बात हो रही है, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। तो जब कॉनकेव मिरर की बात होती है तो आप जान रहे हैं कि किधर एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है माइनस एक्स एक्सिस। तो आप लोग जान रहे हैं कि जब हम लोग कॉनकेव मिरर की बात कर रहे होते हैं, जब हम लोग कॉनकेव मिरर की बात कर रहे होते हैं तो कुछ इस तरीके से इसका प्रिंसिपल एक्सिस होता है, यहाँ पर इसका पोल होता है, यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो बात हो रही है कि ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस किधर बन रही है। तो इमेज की डिस्टेंस हमेशा आप लोग जान रहे हैं कि कैसे इसमें बनती है, कॉनकेव मिरर में रियल बनती है, बस एक केस रहता है जिसमें क्या बनती है, वर्चुअल बनती है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या चीज़ें दे रखी हैं, क्या चीज़ें हमको बतानी है। ठीक है, आप समझते चलिए। फिर इसके बाद आप ये जानेंगे कि जो इसकी इमेज की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग निगेटिव रख रहे हैं क्योंकि वो किधर है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ इधर रहेगी, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इधर हमेशा बनेगी तो माइनस रहेगा। तो इमेज की जो डिस्टेंस है, इमेज की डिस्टेंस u इज इक्वल टू कितना हो गई, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फ्रॉम ए मिरर इज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें जो डिस्टेंस कितनी बता रही है, तो v की जो हमारी जो डिस्टेंस हो गई वो कितना हो गया, -60 सेंटीमीटर। अब ये दो चीज़ें हमको दे रखी हैं। अब हमसे क्या पूछ रहा है, फोकल लेंथ पूछ रहा है, दैट इज f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये सारी चीज़ें आपकी गिवन वाली हो गई। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, आपको नहीं याद है, तो इतनी चीज़ भी आप लिखते हैं तो भी आपके 1 मार्क्स सिक्योर करते हैं। कब, जब आप टर्म 2 के एग्जाम दे रहे हैं। टर्म 1 के एग्जाम में ये सारी चीज़ें मैटर ही नहीं करती, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस को टिक करना है। तो मैं आपको ऑप्शन भी बता देता हूँ, जिनको पता है वो आराम से पॉज कर लीजिए, खुद सॉल्व करिए और खुद आंसर निकालिए, आपके लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ऑप्शंस आप सुन लीजिए। सबसे पहला ऑप्शन है आपका 20 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है -20 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है -60 सेंटीमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप वीडियो को पॉज करिए, आसानी से सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर क्या सही रहता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन, आपको v दे रखा है, u दे रखा है, u v दे रखा है और f आपसे पूछ रहा है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आपको फॉर्मूला बताने के लिए। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला जान लीजिए, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये 1 है, ये 1 है, इसको कुछ और आई हुई मत समझ लीजिएगा, ये 1 है। तो अब इसमें देखिए इन दोनों चीज़ों को माइनस रखा गया, आपको पता चल गया क्यों रखा गया, क्योंकि इधर माइनस एक्स एक्सिस की तरफ ये दोनों चीज़ें आ रही होती हैं। ठीक है, इसलिए इसको माइनस रखा गया। अब इसके बाद अब हम लोग आगे रखते हैं, आगे क्या क्या चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए इसमें सिंपल 1/f इज इक्वल टू हम लोग रख देंगे, v की वैल्यू कितनी दे रखी है, -60 दे रखी है और प्लस का साइन प्लस में ही रहेगा, और u की वैल्यू कितनी दे रखी है, -30 दे रखी है। इसका आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एलसीएम ले सकते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, -60। ठीक है, -60 आप इसका एलसीएम लेते हैं तो 60 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और प्लस, और ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से हमारा क्या हो गया 3/-60, ठीक है, ऑल क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको आप इसको कट आउट कर लीजिए तो कितना हो गया, ये 20 हो गया, कितना -20, क्या हो गया ये 1/-20। पर हमसे क्या पूछा है, सिर्फ और सिर्फ हमसे पूछा है फोकल लेंथ, तो हम लोग क्या बताएंगे कि 1/f इज इक्वल टू, ये सारी चीज़ें थी तो f की वैल्यू जब हमसे पूछा है सिर्फ, तो हम लोग f इज इक्वल टू बताएंगे -20 सेंटीमीटर। अब अपने आप ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं कि आपके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। इसमें देखिए फॉल्ट क्या होगी, फॉल्ट क्या हो सकती है आपसे, अगर आप इन माइनस को अंडर एस्टिमेट कर दिए तो यहाँ का माइनस आपसे फॉल्ट हो जाएगा और उस केस में आपका ऑप्शन बदल चुका होगा। ऑप्शन बदल गया तो इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए आपको शुरू से लेकर के अंत तक माइनस को काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान में रख करके आपको चलना है इस चैप्टर में, ठीक है। हमेशा मिरर के केस में आपको ध्यान रखना है कि आप कॉनकेव की बात कर रहे हैं तो हमेशा क्या रखना है, आपको निगेटिव का ध्यान रखना है, पॉजिटिव का ध्यान रखना है, किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। कॉन्वेक्स में आप बात कर रहे हैं तो उसमें भी आपको पॉजिटिव की हमेशा ध्यान रखना है, निगेटिव का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे भी दूंगा जिसमें आपको पॉजिटिव निगेटिव डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे न्यूमेरिकल के बेसिस पे, तो आप समझ लिए। इसके बाद कुछ आपको डायरेक्ट साइन पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। तो देखिए इसमें अगला ही क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज द साइन इज गिवन टू द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट भी करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता था। सबसे पहला ऑप्शन आपका दे रखा है कि पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है नेगेटिव, तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि कंडीशंस अप्लाई, और चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ, यानी कि पॉजिटिव भी नेगेटिव भी और कंडीशन अप्लाई, ठीक है, फिर उसके बाद बोथ। तो आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, तो अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए इसमें बात किसकी हो रही है, कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी मिरर की, क्योंकि अभी हम लोग मिरर के सेक्शन में चल रहे हैं, फिर रिफ्रैक्शन, फिर उसके बाद लेंस की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये क्या था, हमारा कॉनकेव था। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, कॉन्वेक्स की। तो कॉन्वेक्स मिरर आपको कुछ इस तरीके से रहता है, कुछ इस तरीके से रहता है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप इसको नोट डाउन कर लें तो अच्छी बात है, पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं आप। तो ये क्या हो गई आपकी, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये आपका क्या हो गया, पोल हो गया। अब यहाँ कहीं आपका ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, इसको मैं पूरा बना देता हूँ कि आपका पता चले कि आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब इसमें आप देखिए आपका ये क्या हो गया, पोल हो गया। अब ये आपका फोकस हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स की बात करें। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, लाइट कहीं भी इन्फिनिट से आती रहेगी। तो इसमें क्या पूछा गया, सिर्फ बात की गई है साइन की, तो बाकी और कुछ इमेज का फॉर्मेशन मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ साइन का। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, या फिर आप इसके पहले की क्लास में भी आप जानते आए हैं कि सिंपल जब हम लोग किसी भी एक्सिस की बात कर रहे होते तो इधर, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इधर माइनस एक्स एक्सिस, इधर प्लस एक्स एक्सिस, तो इधर भी सिंपल सा प्लस एक्स एक्सिस होगा, इधर माइनस एक्स एक्सिस होगा। तो जब फोकस आपका दिख रहा है कि प्लस एक्स एक्सिस की तरफ है तो सिंपल आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। उसका सबसे पहला ऑप्शन क्या रहेगा, पॉजिटिव, यही आपका करेक्ट ऑप्शन। अगर आपने इसको चुना था तो सही थे आप, अगर आपने इसको नहीं चुना था आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग अपने 10th क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रखा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ आपसे पूछ रहा है। ऑप्शंस देखिए क्या दे रखे हैं आपके सामने हैं। ऑप्शंस है सबसे पहले 10 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है आपका 20 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है आपका 2 सेंटीमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन से लिया हुआ है। एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन में आप जान रहे हैं कि जो न्यूमेरिकल है वो सिंपल से सॉल्व करने के लिए, तो इसको क्या बनाया गया है, एमसीक्यू फॉर्मेट में बनाया गया है, क्योंकि जो ऐसे क्वेश्चंस हैं या फिर जो इससे पहले जो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, ये आपके एमसीक्यू बेस्ड में आ सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा जो आपको क्वेश्चन ये दे रखा है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, फोकल लेंथ पूछा है, और क्या आपको दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको फॉर्मूला तो बताने जा रहा हूँ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या है, दैट इज f इज इक्वल टू r/2, ठीक है। अगर आपको r निकालना है तो आप यहाँ पर f को रख सकते हैं, अगर आपको f दिया हुआ है तो आप r निकाल सकते हैं, r दिया हुआ है तो आप f निकाल सकते हैं। पर हमसे क्या पूछा है, f पूछा है, तो हम लोग f इज इक्वल टू r/2 रख देंगे। रेडियस हमारा कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दे रखा है, थिंक सो, हाँ 20 दे रखा है, तो 20/2 कर लीजिए, ये क्या आ गया आपका 10 आ गया। तो f फोकल लेंथ आपकी कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर,
क्योंकि ये क्या दे रखा था 20 सेंटीमीटर। यूनिट को कभी भी आप मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप यूनिट नहीं लगाए तो क्या माना जाएगा 10 डिग्री की 10 किलोमीटर, इसलिए यूनिट बहुत ही मैटर करता है। ठीक है, वैसे ये यूनिट वाली बात जो रही आपकी टर्म 2 में ज़्यादा मैटर करेगी, क्योंकि टर्म 1 में तो MCQ आना है, तो आपको सीधे से आपका ऑप्शन दिख जाएगा कि आपका ऑप्शन कौन सा दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन आपका 10 सेंटीमीटर दे रखा है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, अगर आप करेक्ट थे तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप सीखते रहिए। अगर कहीं कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा कमेंट में ही। नहीं तो फिर अगर उसको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है तो नेक्स्ट जो आने वाली सीरीज़ रहेगी उसमें उसको आपको बताया जाएगा फिर से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 11th क्वेश्चन क्या कह रखा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट हैविंग 0 रिफ्लेक्शन एंगल इज। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है फॉर अ रे ऑफ लाइट हैविंग 0 रिफ्लेक्शन एंगल इज, तो यानी कि जो एंगल ऑफ आपका दे रखा है कि इंसिडेंट, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्या है, रे ऑफ लाइट का हैविंग क्या है 0, तो रिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा, ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपका दे रखा है कि 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 120 डिग्री और चौथा ऑप्शन दे रखा है 90 डिग्री। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चारों आपको ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें जो आपका एंगल जो मेज़र किया जाएगा, अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका एंगल जो मेज़र किया जाएगा वो कहाँ से मेज़र किया जाएगा, नॉर्मल से मेज़र किया जाएगा, न कि आपके प्लेन मिरर से मेज़र किया जाएगा। प्लेन ऑफ द मिरर से मेज़र नहीं किया जाएगा, कहाँ से मेज़र किया जाएगा, नॉर्मल से। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, 0 डिग्री आएगा इसका, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या रहेगा वहाँ पर 0 डिग्री रहेगा। तो देखिए एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया। अब इसी से एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा जब हम लोग रिफ्रैक्शन के टॉपिक तक बढ़ेंगे, तो यही क्वेश्चन आपको रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले में पूछ लिया जाएगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगली वीडियो में आपके कमेंट को हाईलाइट किया जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा जब हम लोग रिफ्रैक्शन की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें आपका हो गया, क्योंकि सिंपल से क्या है आप ये भी जान रहे हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये दूसरा आपको कारण मिल जाएगा इसको सही करने का। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है कि कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर, एक कॉनकेव मिरर है जिसका रेडियस क्या है 30 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड इन वाटर, वो क्या है प्लेस्ड है वाटर में, इट्स फोकल लेंथ इन एयर एंड वाटर डिफर बाई, यानी एयर और वाटर में उसका जो फोकल लेंथ है वो क्या डिफर करता है, वो कितना डिफर करता है, मतलब कितने डिग्री डिफर करता है, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो देखिए इसके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, 30, 15, 0 या फिर 20। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शंस रहने वाला। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मैं फिर बताने वाला हूँ कि इसका जो ऑप्शंस रहेगा वो आपका क्या रहेगा 0, यानी कि इसका क्या मतलब है, किसी भी कोई भी आपका अगर स्पेरिकल मिरर, उसका जो फोकल लेंथ है वो किसी भी मीडियम में डिपेंड नहीं करता, यानी कि किसी भी सरफेस पे आपके डिपेंड नहीं करता, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी सराउंडिंग सरफेस पर आपका नहीं डिपेंड करता, यानी कि उसका क्या रहेगा 0 रहेगा। ऐसा नहीं कि वाटर में उसका अलग फोकल लेंथ हो जाएगा और आपका क्या कहते हैं एयर में अलग फोकल लेंथ रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। जब आप थ्योरी को पढ़ेंगे तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते चलेंगे। आप इसको अपने एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी की लाइन्स से ये क्वेश्चन लिया हुआ है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या रखा है कि कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, ये जो कॉनकेव मिरर है प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इन लार्ज रियल इमेज बना रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो व्हाट इज द इमेज, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ पर लोकेट करेगी। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, आप ये जान लीजिए, क्योंकि अगर आपको पता है तो आप आराम से वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं अपने से। आप अपने से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़े हैं या फिर आप चैप्टर पढ़े हैं, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन क्या है, -30 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, फोर्थ ऑप्शन है आपका 3.3 सेंटीमीटर एंड थर्ड ऑप्शन मैं बताना चाहता हूँ कि वो क्या है आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो इसको इरेज कर लेते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी जगह चाहिए,
काफ़ी चीज़ें इसमें पूछी हुई हैं। तो इसमें आपको देखना है कि सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, फिर उसके बाद आपको देखना है कि इसमें क्या चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए इसमें क्या आपको दे रखा है कि कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स। एक कॉन्केव मिरर जो प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इन लार्ज रियल इमेज, यानी कि इसका मैग्नीफिकेशन आपको कितना दे रखा है, मैग्नीफिकेशन आपको इसको दे रखा है -3। ठीक है, मैग्नीफिकेशन आपको उसका दे रखा है -3। और इसके बाद देखिए क्या दे रखा है, इसके बाद आपको दे रखा है कि रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस दे रखी है, यानी कि u इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है -10 सेंटीमीटर। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं इसमें किसकी बात हो रही, कॉन्केव मिरर की बात हो रही। कॉन्केव मिरर में जब हम लोग इधर रहते हैं तो जो ऑब्जेक्ट हमेशा किधर प्लेस होता है, -x एक्सिस पर प्लेस होता है, तो इसलिए हम लोग का क्या होगा ये -10 सेंटीमीटर, जैसे कि इसके पहले हम लोग ने जाना था। अब देखिए आगे क्या दे रखा है कि वेयर इज द इमेज लोकेटेड। अब जो इमेज है वो कहाँ पर लोकेट हो रही है ये हमको बताना है। ये नहीं बताना है कि इमेज की क्या हाइट है, इमेज कैसा है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं बताना है हमको। इमेज कहाँ पर लोकेट हो रहा है ये चीज़ हमको बतानी है। तो सिंपल से इसका फॉर्मूला है, अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है। मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आपके सबसे पहले ऑप्शन है -30 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है आपका 30 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है 3.3 सेंटीमीटर। जैसे मैंने इससे पहले आपको ऑप्शन दिए थे फिर से मैं आपको दे दिया हूँ, आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, किस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज m इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, अब इसमें देखिए हमको क्या दे रखा है, क्या पूछा है, कहाँ पर लोकेट कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमको इसमें बतानी है। तो अब देखिए आपकी m की जो वैल्यू है वो आपको आपके सामने दे रखी, दैट इज -3। अब -v ही आपको बताना है कि कहाँ पर इमेज कहाँ पर लोकेट कर रहा है, तो ये हमको नहीं पता है। u की वैल्यू हमको पता है क्या है, वो -10 है। काफ़ी सिंपल सा हो गया अब आपके सामने। अब इसको आराम से इसको कट कर सकते हैं, और ये जो -3 है इसको जब आप 10 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का इसमें इंटू इज इक्वल टू v। सिंपल आपको पता चल जाएगा, v की आपकी वैल्यू हो जाएगी, दैट इज v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हो गया आपका आंसर। तो यानी कि इमेज कहाँ पर लोकेट हो रहा है, आपके मिरर से, जो मिरर दे रखा था मिरर से 30 मीटर अवे हो रहा है फॉर्म, जो आपका इमेज है कहाँ पर लोकेट कर रहा है। ठीक है, लोकेशन जो है वो मिरर से -30 सेंटीमीटर अवे रहेगी। और साथ ही साथ ये आपको पता चल गया कि वो इसी साइड रहेगा। वो कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये देखिए ये रखा है माइनस दे रखा है, और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि माइनस तभी देगा जब क्या होगा, जब वो -x एक्सिस की तरफ या फिर -y एक्सिस की तरफ फॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, तो इससे ये बात आपको पता चल गई। अब इससे अगर आपसे पूछता है कि इमेज का नेचर कैसा है, अगर इसमें पूछ लिया, या फिर आपसे बस इसमें नेचर ही पूछा होता कि कैसा नेचर बन रहा है, आपको ये सारी चीज़ें आपको ये पूरा निकालना पड़ता, और फिर आपसे बस पूछता कि ये रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है, तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे, कैसा बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर कैसा फॉर्मेशन, इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, कैसा नेचर रहेगा इमेज का, रियल रहेगा। तो देखिए इस तरीके से एक ही क्वेश्चन में आपसे 2 क्वेश्चन, या फिर कह सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन के फॉर्मेट से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन की आपसे पूछी गई वैल्यू, दूसरा ऑप्शन आपसे पूछा गया कि कैसा रहेगा नेचर। ठीक है, एक क्वेश्चन से आप ये दोनों क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 14 क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन वेहिकल। जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होता है रियर व्यू मिरर, किसी भी वेहिकल में जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन का ऑप्शन जो दे रखा है कि इज लेस देन 1, इज इक्वल टू 1, इज मोर देन 1, या फिर नन ऑफ द अबव। इसमें जो आपका आंसर है वो आसानी से क्या आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, इज लेस देन 1। इज लेस देन 1 क्यों होता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट की जो साइज होती है वो इमेज की जो साइज रहती है उससे वहां पर छोटी दिखाई जाती है, यानी आप कह सकते हैं कि जो इमेज की साइज रहेगी वो क्या रहती है, बड़ी रहती है। ठीक है, इसलिए उसकी वैल्यू क्या होती है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, लेस देन 1। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर इन हाइट, is placed at 15 centimeter in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter. At what distance from the mirror should a screen placed to obtain a sharp image of the object? Calculate the height of the image। यानी कि इसमें देखिए दो चीज़ें हमको निकालनी है। सबसे पहले हमको निकालना है कि क्या इसकी रहने वाली है इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और साथ ही साथ हमको इसमें निकालना है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज, सॉरी।
ठीक है। फिर इसमें देखिए क्या क्या आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। अगर आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने आता है तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शंस आप सुन लीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शंस क्या है आपके, -8 -30 सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। सेकेंड ऑप्शन है -30 सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर। एंड थर्ड ऑप्शन है आपका -15 सेंटीमीटर, -4 सेंटीमीटर। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका -20 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अब इसके सोल्यूशन की तरफ। इसको सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको इरेज करना पड़ेगा। इसको इरेज कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम लोग इसमें लिखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको गिवन है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला से होते हुए किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, इसके पूरे प्रोसीजर को हम लोग इसमें देखते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या दे रखी है कि एन ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर इन हाइट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो कितना दे रखी है हमको, 4 सेंटीमीटर गिवन है, सबसे पहली चीज। फिर इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, यानी कि कॉनकेव मिरर में ये कितना 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर के है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसकी वैल्यू जो u इज इक्वल टू कितना है, -15 सेंटीमीटर। ये चीज़ यहाँ पर दे रखी है। अब इसमें हम लोग को क्या निकालना है, इसमें हम लोग को निकालना है कि v की वैल्यू कितनी है। ठीक है, v की वैल्यू हमको यहाँ पर क्या करनी है, फाइंड करनी है। और साथ ही साथ हमको क्या कैलकुलेट करना है कि हाइट ऑफ द इमेज, यानी कि इमेज की हाइट भी हमको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो ये दो चीज़ें जो हमको फाइंड करनी है, ये दो चीज़ें जो हमको गिवन दे रखी हैं। देखिए गिवन वाली मैंने आपको बात बताई थी, अगर आपको आ रहा है क्वेश्चन बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप टर्म 2 वाले एग्जाम दे रहे हैं और वहाँ पर आप गिवन को लिखते हैं तो आपके 1 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख लीजिए कि 1/f इज इक्वल टू, आप लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या है, दैट इज 1/v प्लस 1/u। आप अच्छी तरीके से फॉर्मूला जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया, आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा, जो मिरर का जब भी केस आप रहेंगे, जब भी आप मिरर के केस में रहेंगे तो जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, 1/v प्लस 1/u। जब आप लेंस के केस में रहेंगे तो यही फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। इस बात का आपको ध्यान रखना है और कोई चेंज इसमें नहीं होता है। ठीक है, अभी हम लोग मिरर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या वैल्यू रहेगी हमारी, प्लस रहेगी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें देखिए दे रखी है, क्या क्या चीज़ें हमको जाननी है आगे। अब इसमें देखिए एक चीज़ और दे रखी थी जो कि मैंने मिस कर दिया, अभी मुझे ध्यान आ रहा है कि फोकल लेंथ भी यहाँ पर दे रखी है। वो क्या है, फोकल लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ को भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, फोकल लेंथ क्या है हमारी, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो 10 सेंटीमीटर इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं -10 सेंटीमीटर, या फिर आप इसको सीधे इस तरफ लेकर के जाइए, फिर उसके बाद लिख सकते हैं। जैसे इसको हम लोग को v निकालना है तो 1/v इज इक्वल टू 1/f और -1/u हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके बाद 1/v इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, वो क्या है, -10 सेंटीमीटर, माइनस की वैल्यू और u की वैल्यू भी हमको दे रखी है -15 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, -30 सेंटीमीटर, -30 आ गया आपका इसका एलसीएम। अब इसको आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और ये 3 2 माइनस दैट इज 1/-30। अब आपकी जो वैल्यू दे रखी है दैट इज 1/v की वैल्यू यहाँ पर हमको निकालना है। हमको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ v की वैल्यू चाहिए, तो v का रेसिप्रोकल करेंगे तो -30 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। ये सबसे पहला आंसर आ गया कि ये हमारी v की वैल्यू क्या हो गई, -30 सेंटीमीटर। अब आप अपने ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे दो। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है -30 सेंटीमीटर, पहले है -8 फिर है -30 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है -30 सेंटीमीटर -8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि जब तक आप यहाँ पर आप नहीं निकाल लेंगे कि हाइट क्या है, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हाइट क्या है इमेज की। तो आप लोग जान रहे हैं कि हाइट ऑफ द सॉरी कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ द इमेज हमको। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप लोग जान रहे हैं इज इक्वल टू क्या होता है, -v/u। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हमको दे रखा है क्या चीज़, हमको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको दे रखा है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं कि h-4 इज इक्वल टू -v की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, v की वैल्यू दे रखी है -30। तो इसको हम लोग ब्रैकेट में कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है तो ब्रैकेट में कर लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। दैट इज -30 अपॉन u की वैल्यू भी हमको पहले से गिवन दे रखी है, दैट इज -15।
तो -15 इसको ब्रैकेट में कर लिए, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 15 टू कितना हो गया 30 हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ हमको निकालना है कि हाइट ऑफ इमेज क्या है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इस तरीके से कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -2 × 4, -2 क्योंकि माइनस था, इसमें क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो 2 4 8 होता है, -8 सेंटीमीटर। तो यानी कि हाइट ऑफ इमेज भी हमारी कितनी आ गई, -8 सेंटीमीटर। तो दोनों ऑप्शंस हमारे पास हो गए। दोनों ऑप्शंस कौन कौन से हो गए, सबसे पहला ऑप्शन हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर और फिर दूसरा -8 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस आपके सामने है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, बी ऑप्शन आपका सही हो रहा है, जिसमें -30 सेंटीमीटर -8 सेंटीमीटर दे रखा है। ये जो पूरा सोल्यूशन है इसको आप नोट डाउन करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं और ये जो आपका रहेगा वो 2 से 3 दिन मैक्सिमम में आपको मिल जाएगी अगली वीडियो। इससे पहले आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे तो आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन जिसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं और इसका जो सोल्यूशन है वो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। आपको वहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात रहती है। आपके लिए जो क्वेश्चन है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 16 ये रहने वाला है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से लिया गया क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में ये जो क्वेश्चन था वो एज अ क्वेश्चन पूछा गया था पर इसको एमसीक्यू के फॉर्मेट में चेंज किया गया है। तो देख लीजिए इसके ऑप्शंस क्या हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ। सेकंड ऑप्शन है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड थर्ड ऑप्शन है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ curvature। एंड द फोर्थ ऑप्शन है आपका कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सारे रहे आपके क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन कि अगर आप पैटर्न को देखें तो आपके जो इससे पहले जो आपको क्वेश्चन बताए गए हैं उनमें से किसी एक क्वेश्चन से आपको मैच करता है। अगर आप इसको ध्यान देंगे तो आपको मिल जाएगा, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि उसी के पैटर्न पर ये जो क्वेश्चन बनाया गया है। अभी ये आपको पकड़ने वाली बात है कि आप कहाँ पकड़ते हैं और इसको सॉल्व करके आप कमेंट में उसका रिप्लाई देते हैं। थैंक यू।